अब चर्चा करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। क्या दो तरह के सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि उनकी यात्रा है जो भारत के बाहर किस तरह से, हालांकि भूटान गए थे लेकिन भूटान को माना जाता है कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क और वो भी बहुत करीबी मुल्क हैं, लेकिन ये जो है एक पहला फॉरेन ट्रिप शिखर सम्मेलन में जब पहुंचे हैं तो क्या क्या वो पहलू हैं जो अहम होंगे। अवधेश जी, आपसे फिर से शुरुआत करेंगे। देखिए, पहले तो ब्रिक्स को समझने की जरूरत है कि ब्रिक्स जो है वो ऐसे देशों का संगठन है जिनकी जो वर्ल्ड का पूरी इकोनॉमी है उसमें करीब 24 खरब डॉलर का इनका सकल घरेलू उत्पाद है और विश्व की आबादी में 43% भागीदारी है। तो ये एक बड़ी ताकत है। और तो मेरा ये कहना है कि ये सम्मेलन पिछले कई सालों से हो रहा है। इस साल इसमें जो वहां से घोषणा पत्र जारी होना है उसमें एक ब्रिक्स बैंक का है, एक फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज के बारे में फैसला लिया जाना है। फैसला हो चुका था, उसको कार्य रूप देना है कि आपस में जो हमारा व्यापार है उसमें डॉलर की जरूरत न पड़े ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर असर हो। 100 अरब डॉलर का एक फंड बनाया जाना है जिसमें सबसे ज्यादा 43 अरब डॉलर चीन देने वाला है, बाकी हम लोग 18 अरब डॉलर दे रहे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र के लोग देशों को समय पर ऋण मिलेगा। तो ये एक बड़ी चीज है और इसको पश्चिमी यूरोप और अमेरिका इसको एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि चीन है, भारत है, रूस है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ये सब एक शक्तिशाली देश है इस समय। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन समस्या यहां यह है कि नरेंद्र मोदी तो जा रहे हैं, भारत का उसमें एजेंडा बहुत स्पष्ट है, लेकिन जो समस्या है कि भारत की स्वयं चीन से प्रतिस्पर्धा है। भारत और चीन के बीच जो है उस प्रकार के स्वयं ही संबंध नहीं है जिससे हम एक दूसरे पर विश्वास कर सकें। जो रूस है और चीन यद्यपि निकट आ रहे हैं लेकिन उनके बीच भी एक प्रतिस्पर्धा है। तो इसीलिए इस संगठन का उस रूप में खड़ा हो जाना जैसे हम कल्पना कर रहे हैं वो एक समस्या आएगी। अंत में पता नहीं क्या फैसला होता है। लेकिन मोदी जी के लिए चूंकि ये पहले दौरा है इसलिए उनके कूटनीति की परीक्षा वहां होनी है। उनकी बातचीत चीन के राष्ट्रपति से होनी है। चीन के साथ जो हमारे मुद्दे हैं उसको किस ढंग से वो उठाते हैं, क्या रखते हैं, ये देखना है। दूसरा, इस समय नरेंद्र मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के पूरी दुनिया में एक कौतूहल की स्थिति है। वो केवल ये नहीं है कि भारत में जिस ढंग से जनता के अंदर थी उसी ढंग से अमेरिका में है, यूरोप में है, लातिनी अमेरिका में है, यहां तक कि अफ्रीका में है। अफ्रीका से हमारे एक पत्रकार दोस्त ने मेरे युगांडा से मेरे फेसबुक पर लिखा है कि युगांडा की संसद जब चालू हुई, मैं पहले दिन गया तो मैं ये जान के आश्चर्यचकित रह गया कि सारे सांसद मोदी को जानने के लिए इंटरेस्टेड थे और इस पर हो रहा था क्या हम युगांडा में बुला करके सुन सकते हैं। तो दुनिया उनके भाषण की ओर नजर रखेगी कि भारत की दुनिया के अर्थव्यवस्था के बारे में, इंटरनेशनल तनाव के बारे में और खासकर ब्रिक्स को मिलाकर के जो एक गुट उभर रहा है इसके बारे में क्या धारणा है, यह दुनिया होगी। फिर रूस के राष्ट्रपति से उनकी बात होनी है अनेक मुद्दों पर, उसमें वो क्या निकालते हैं ये है। तो कई अब ऐसे विषय हैं जिस पर उनका परीक्षण होगा, वहां की मीडिया उसके बारे में क्या लिखती है, ये सारा कुछ है। पुष्पेंद्र, देखिए, जो एक पक्ष है कि इस पूरे सम्मेलन में क्या क्या होना है वो मैं समझता हूं कि अवधेश भाई ने बताया। जो मुझे लगता है कि देखिए, इस पूरे 5 देशों में 2 देश महत्वपूर्ण हैं, उसमें एक तो रूस है और एक चीन है। और इन दोनों का आप जानते हैं कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर हैं। इनसे 1-to-1 बातचीत होना, और खासतौर से जब अपने शपथ ग्रहण समारोह में साउथ एशिया के 7-8 मुल्कों को बुलाया, और अब जब वो बाहर गए हैं तो उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति से भी होगी, चाइना से भी होगी, और इस सब के बाद सितंबर में व्हाइट हाउस में उनकी 1-to-1 ओबामा से भी होगी। वो भी आप जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। ऐसे में ये मुलाकातें देश के, दुनिया के उन बड़े नेताओं से होना, 1-to-1 होना, इसका साइकोलॉजिकल असर आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान पे भी पड़ेगा।
मैं समझता हूं कि ये सारी मुलाकातें जो हैं उसका जो कारण है, उसका जो रीजन है, उसका जो एजेंडा है, मोटो है, वो तमाम सारे हो, उसमें व्यापार हो, उसमें बैंक हो। लेकिन आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी हमेशा इस बात से तोलता है आपको कि आपको वेस्ट और बड़ी पावरें कितनी आपको तरजीह दे रही हैं और कितनी नहीं दे रही हैं। ये 3 बड़े लोगों से मुलाकात अगले 2 महीने के अंदर पाकिस्तान खासतौर से जो बराबर हमारे मुल्क के अंदर गड़बड़ियां कर रहा है, किसी ना किसी की शय पे कर रहा है, उस पर बड़ा एक दबाव पड़ेगा इसका। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं दिलीप जी। अभी इस समय ये जो निकाले हैं कई सारे हमारी नहीं, इसमें ब्रिक्स में उसका कोई पाकिस्तान पर दबाव मैंने साइकोलॉजिकल कहा है, मैंने कहा नहीं पाकिस्तान की बात हो रही। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में जाना है, उसमें दोनों प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के। वहां एक प्रतिस्पर्धा कूटनीतिक जीत और हार की हो सकती है, उसमें मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन इस मूल्यांकन ये भी होगा, किसी भी बहुपक्षीय मंच पर पहली उपस्थिति दर्ज करवाएंगे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया की निगाहें, देश की निगाहें उनके ऊपर टिकी होंगी। श्याम जी, इस वक्त ये ब्रिक्स सम्मेलन में जो 5 प्रमुख देश आ रहे हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनका एक अपना आपस में एक महत्व है। 21% जग के जीडीपी में इनका रोल है और गए 15 साल में ये 3% बढ़ा है। इसलिए इसमें और मोदी जी का जो अभी करिश्मेटिक नेतृत्व पूरे वर्ल्ड में छाया है, इसलिए वहां भारत का रिप्रेजेंटेशन होना और भारत का वहां पर आर्थिक मुद्दों पे और सुरक्षा के मुद्दे पर लेकर जो भूमिका रहने वाली है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, दोनों रक्षा के रिश्ते मजबूत करना, ये सब बातें तो है ही, पर उसके साथ साथ वहां जो एक बैंक बनने जा रहा है, एक नए विकास बैंक की स्थापना हो रही है और कॉन्टिजेंटी रिजर्व की नई व्यवस्था बनने वाली है, भारत के लिए वो भी महत्वपूर्ण है। यह सभी देशों से टेक्निकल के विषय में भारत उनकी साझेदारी कैसे मजबूत करे और अपने देश में विकास को, रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस देश में मोदी जी का रिप्रेजेंटेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इम्फैटिक विन, भारत में उनकी बड़ी मजबूत तरीके उनकी सरकार बनी है। और पूरी दुनिया में आपको याद होगा, जब से नरेंद्र मोदी 2002 के दंगे हुए और पूरे देश के भी तमाम कई पार्टियां उसमें हैं, कई नेता हैं, कई नेताओं ने दुनिया के कई देशों को भी पत्र लिखा कि किस तरह से पूरे दुनिया ने मोदी को एक तरह से बायकॉट की स्थिति में रखा कई सालों तक, इसके बावजूद कि वो एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री थे। देखिए, और अब जब वो भारत के प्रधानमंत्री, वो भी मजबूत प्रधानमंत्री और पूरे शक्ति से जा रहे हैं, तो कितना असर खास करके दुनिया के उन देशों पे, उन नेताओं पे पड़ने वाला है, क्योंकि इसके बाद अगला जो है वो अमेरिका दौरा है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी, और आज़ादी के बाद से जो सरकारें रहीं, बहुत सारी सरकारें रहीं, इसमें कई बार विपक्ष की भी सरकारें बनी, कभी मतलब रूलिंग पार्टी जो भी रही उसकी विपक्ष की भी सरकारें बनी, फिर रूलिंग पार्टी जो रही उस पहले वो फिर दोबारा आई, वो एक बार विपक्ष में गई, इस तरह का सब चलता रहा। तो कुछ ऐसी नीतियां थीं देश की, भारत की, जिनके बारे में पूरा विश्व आश्वस्त था कि भारत इस खास रास्ते पर चलने वाला देश है और उसकी एक छवि सारे संसार में रही है, आज भी है। उसमें जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में बहुत सारी धारणाएं भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग ढंग से बनती रही पिछले 10-12 ज्यादातर राजनीतिक प्रचार भी हुआ। और अब की बार जब पूरी दुनिया ने देखा कि कुछ देशों ने वीसा ही देना मना कर दिया था, जैसे अमेरिका जी, अमेरिका ने खास तौर से, शायद ब्रिटेन ने भी रोका हुआ था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो उन्होंने ये देखा कि भारत की जनता, इतना बड़ा जन समुदाय, अगर पूरी अपनी पुरानी व्यवस्था से हट करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसके व्यक्तित्व को विवादास्पद बनाया भी गया था या किन्हीं कारणों से बना हुआ था, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके उसको चुना है, तो सारे दुनिया में एक तरह की कौतूहल और जिज्ञासा की भावना तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही तरीके से पैदा हो गई। इसलिए जहां कहीं भी वो जाएंगे उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना जाएगा जी, क्योंकि जो हमारे देश का, क्या दुनिया का भी पूरा सिद्धांत है और उससे हट करके पहला ऐसा मौका होगा। हाँ,
जी। इनके लिए पहला मौका इसलिए है कि इनके भूटान लिए भी और भारत भारत के लिए भारत एक मुल्क के तरह अवधेश जी, पुष्पन जी, आप लोगों से बहुत कम एक सेंटेंस में चाहेंगे, एक सेकंड में हम इसको कंक्लूड कर दें जी। तो उस दृष्टि से जब वो जा करके वहां पर बात करेंगे तो ये सभी को मालूम है, भारत के लोगों को तो कम से कम मालूम है कि भारत की कुछ ऐसी अस्थायी नीतियां हैं, जैसे पंचशील के ही सिद्धांत हैं, दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देना और उसमें उस पर खुद भी इसी तरह का आचरण करना, इसके अलावा जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात है, ये सारी जो नीतियां हैं भारत की, ये नीतियां दुनिया के भी दूसरे देश भी मानते हैं। तो कोई भी प्रधानमंत्री जो जाएगा इससे हट करके तो कोई एक उसका जो अपना विजन होगा उस पर वो जरूर अपनी बात कहेगा, उसको पूरी दुनिया ध्यान से सुनेगी। वही मेरा सवाल है कि 67 साल के बाद अगर आप देखें, पुष्पेंद्र और अवधेश जी, बहुत कम समय खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कि विदेश नीति जो भारत के अब तक है उसमें इस कई सालों से, पिछले कई सालों में कई तरह के कंफ्यूजन भी हमने देखा है। यहां से क्लैरिटी आपको नजर आ रही है? ये तो वहां के परिणाम पर भी पता चलेगा, क्योंकि कितनी उम्मीद है आपको? लगता है कि क्लैरिटी आएगा, मेजर शिफ्ट आएगा, या भारत की विदेश नीति जो है असर पड़ गया है? देखिए, असर पड़ गया है पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी ने जो अपने चुनाव पूर्व के जो वक्तव्यों में विदेश नीति और रक्षा नीति के बारे में जो वक्तव्य दिए कि हम दुनिया से आंख उठाकर बात करेंगे, हम 125 करोड़ के हैं, साथ ही साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात की, उसका असर पड़ा है। आप ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का देख लीजिए, उन्होंने कहा मेजर शिफ्ट आप देखते हैं, मेजर शिफ्ट इसमें आना निश्चित है, क्योंकि पिछले उस महीने में कि पिछले 4 वर्ष में मनमोहन सिंह की नीति के कारण जो भारत की छवि बिगड़ी थी, उसमें सुधार की संभावना। तो देखिए, साफ बात है कि वो यहाँ भारत में अपने आम जनसभाओं के दरमियान फॉरेन पॉलिसी में, वो फॉरेन, वही कह रहा हूं, वो ये वो फॉरेन सॉइल पे है, वहां पे जमीन पे है। क्या उस तस्वीर को जो भारत की विदेश नीति के बारे में दुनिया में है, उसमें आप शिफ्ट आपको नजर आ रहा है? 200% शिफ्ट होगा, और इसलिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री का काम वो बार-बार कहते रहे, राजदूतों का काम वो ये कहते रहे कि अब व्यापार बढ़ाना है। बहादुर साहब और अवधेश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।